नमस्कार। अभी शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी ने जब वो ठाकुरवाड़ा गए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करने, तो वहां जो कार्यकर्ता इकट्ठे थे उन्होंने जब जय श्री राम का नारा लगाया तो शुभेंदु अधिकारी ने उनको रोका और उन्होंने कहा यहां केवल गुरुदेव की बात करो भाई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह नारा नहीं लगाना चाहिए और साथ में ये भी जोड़ा कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। तो इस बात की व्याख्या एक बड़े तबके ने इस ढंग से करना शुरू कर दिया कि मानो शुभेंदु अधिकारी अपने मूल्यों से, अपनी धारणा से डिग गए, कंप्रोमाइज कर लिया, बदल गए। ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई कि बदल गए शुभेंदु अधिकारी, इस शपथ लेते ही बदल गए। अब इस नैरेटिव के पीछे क्या मंशा थी लोगों की वो अलग का विषय है, लेकिन ये नैरेटिव चला, सोशल मीडिया पर तो खूब चला। लेकिन उस वक्त लोग चौंक गए जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने आसन पर भगवा वस्त्र बिछवाया, फिर उस पर विराजित हुए। यानी भगवा आसन पर विराजित हुए शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के कार्यालय में। अब इसका संदेश भी बड़ा है। देश में अब दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनका भगवा आसन है। एक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे अभी इसमें इस क्रम में जुड़े हैं बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। ये संदेश छोटा नहीं है और ये संदेश ऐसा है जो जिसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। राजनीति में फलाना क्या सोचेगा, ढिकाना क्या सोचेगा, ऐसी चिंतन धारा रखने वाले लोग ये साहस नहीं कर सकते। ये साहस वही लोग कर सकते हैं जिनका अपना आत्मबल मजबूत हो और जो ये कहें कि नहीं, हमको हमारी श्रद्धा भगवा में है, इसलिए भगवा आसन पर रहेगा। आप सोचिए, बंगाल में कभी कोई सोच सकता था क्या कि कभी इस राज्य में कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसका आसन भगवा होगा? योगी जी के लिए तो सहज है। वो अध्यात्म और विकास, अध्यात्म और शासन का विलक्षण संयोग है। वो सन्यासी हैं, उनका तो जीवन ही भगवामय है। भगवा के अलावा उन्होंने कुछ धारण ही नहीं किया अपनी देह पर। जब से सन्यासी हुए, जब से नाथ परंपरा में दीक्षित हुए, तब से आज तक भगवा के अलावा कोई दूसरा वस्त्र तो उन्होंने धारण ही नहीं किया। तो उनकी बात तब भी समझ में आती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ये फैसला लेना कि मेरा आसन भगवा होगा, बंगाल के मुख्यमंत्री का आसन भगवा होगा, बड़ा फैसला है। अब इस फैसले के बाद कितने कैसे कैसे लोग छाती पीट रहे होंगे, आप कल्पना करिए। कैसे कैसी हाय तौबा मच रही होगी और सामान्य बंगाली कितना प्रसन्न होगा जिसने ममता बनर्जी के 15 वर्षों के राज्य में शासनकाल में अपमान झेला है। हिंदू धर्म को दूसरे दर्जे का धर्म बताने की कोशिश की गई, बनाने की कोशिश की गई है। दुर्गा की प्रदर्शन, शोभा यात्रा और मुहर्रम एक साथ हो तो दुर्गा की शोभा यात्रा रोक दी जाती थी, मुहर्रम को गो हेड कर दिया जाता था। ममता बनर्जी जी पर सबसे बड़ा आरोप ही यह था कि वो मुस्लिमवाद को बढ़ावा दे रही है। उस बंगाल में शासन का मुखिया भगवा आसन पर विराजित हो गया और लोग पूछ रहे बंगाल में बदला क्या है? क्या नहीं बदला, ये पूछिए। सब कुछ बदल गया। और एक और शुभेंदु अधिकारी का ये संदेश है और दूसरी तरफ स्थिति है इनकी, ममता जी की पार्टी की ऐसी
कि पार्टी में अफरा तफरी पसर रही है, पार्टी में विरोध और बगावत सर उठा रही है। ममता जी ने जिन लोगों को पार्टी से निकाला है वो सड़क पर ताल ठोक रहे हैं, और जो लोग पहले ममता जी की पार्टी के बड़े वाचाल नेता थे वो अब भाजपा के लोगों से, अधिकारियों से माफी मांग रहे हैं, वीडियो बना बना के कह रहे भैया हमने तो ममता कहने पर कहा था, हमारे कोई गलती नहीं, हमें माफ कर दो। ये स्थिति बन रही है। एक रिजू दत्ता था तृणमूल कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता, जिसने अजय पाल शर्मा के लिए कहा था कि 4 तारीख के बाद हम तुमको घसीट कर बंगाल ले आएंगे। अजय पाल शर्मा आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश के, वो बंगाल गए थे। वो दत्ता साहब अब माफी मांग रहे हैं, वीडियो बनाकर कह रहे शर्मा जी मुझसे गलती हो गई। वो है ना, राणा जी मुझको माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। वही स्थिति अब टीएमसी के नेताओं की हो रही है, माफी मांग रहे हैं। अब आप सोचिए उनमें संघर्ष करने का मात्रा कितना कम है कि माफी मांग रहे हैं। और सारा आक्षेप आ रहा है आईपैक के ऊपर। तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी को आईपैक चला रहा था, प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक, जिसके यहां छापा पड़ा था ईडी का, तो ममता बनर्जी छापे में घुस गई थी फाइलें लेने के लिए, वही आईपैक। अब नेता बता रहे हैं कि पार्टी के राजनीतिक फैसले भी आईपैक ले रही थी, किस नेता को क्या बोलना है और कितना बोलना है ये आईपैक तय करके बता रही थी। तो जो होना था फिर वही हुआ। आईपैक तो कारोबारी एजेंसी है, यहां नहीं वहां कहीं कारोबार कर लेगी। मान लो थोड़ी प्रतिष्ठा खराब हुई है, फिर प्रतिष्ठा रिगेन करने की कोशिश करेगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की भैंस तो पानी में चली गई। ये भी सबक है उन नेताओं के लिए जो इस तरह की व्यावसायिक एजेंसियों के जरिए राजनीतिक पार्टियां चलाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जो राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन जनता के बीच में खपा दिया, उनको समझ कम है। ये एमबीए करके आए गिटपिट अंग्रेजी बोलने वाले नौजवानों में समझ ज्यादा है, ये हमको चुनाव जितवा देंगे। और फिर प्रशांत किशोर जैसे लोग जो यत्र तत्र सर्वत्र अपने कुछ इंटरव्यू देकर ये अपनी पीठ खुद थपथपाते रहते हैं कि अब तक मैंने 12 मुख्यमंत्री बनवा दिए, 3 प्रधानमंत्री बनवा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो बाकी भी नेताओं में थोड़ा वो कौतूहल होता है कि भाई प्रशांत किशोर को ही बुलाओ, यही मुख्यमंत्री बनवाना जानता है। लेकिन नहीं, आईपैक ने तृणमूल की लुटिया डुबो दी, ये बात कहने वाले ममता की पार्टी में अधिकांश लोग हैं। और ममता का आईपैक पर कितना स्नेह था, कितना नेह था, आप खुद ही देखिए। उनके दफ्तर पर छापा पड़ा तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री भाग के गया छापे के बीच में फाइलें उठाने। इसका मतलब आईपैक और ममता जी का रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा था। कुछ मामला पॉलिटिक्स से इतर भी था शायद। अन्यथा अगर आपने किसी एजेंसी को काम के लिए रखा है तो उसके यहाँ छापा पड़े तो आपको क्या फर्क है, पढ़ने दीजिए छापा, काम करने लायक रहेगी तो करार रखेंगे, नहीं तो करार खत्म कर देंगे। लेकिन नहीं, ममता जी लड़ी जाकर, और अब एक तरफ पार्टी में बगावत और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जैसा मुख्यमंत्री और उसके तेवर। ममता जी के लिए संकट चारों तरफ से गहरा रहा है, ये जान लीजिए, चारों तरफ से संकट गहरा रहा है। अगर शुभेंदु अधिकारी की जगह कोई और मुख्यमंत्री बना होता, दिलीप घोष या कोई और, या अग्निमित्रा या कोई और, तो ममता बनर्जी को शायद उतना राजनीतिक संकट नहीं होता, उतनी राजनीतिक चुनौती नहीं होती जितनी राजनीतिक चुनौती और राजनीतिक संकट शुभेंदु के बनने से हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि ममता बनर्जी के लिए पार्टी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बात के संकेत बंगाल से मिलने लगे हैं, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।